जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। पे देखो एक लाइन लिखी है कि मिलेगी मंजिल तो बड़ी शिद्दत से बताएंगे, अभी मेरे सफ़र का हाल मत पूछो। तो बिल्कुल सही बात है यार, अभी तो हमारे सफ़र का हाल मत पूछो, क्योंकि अभी तो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल में वैसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि वुमेन प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यहाँ पे आपको वुमेन प्रीमियम लीग मतलब कि डब्ल्यूपीएल जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियम लीग, वैसे वुमेन प्रीमियम लीग होता है। तो वुमेन प्रीमियम लीग 2024 जो है वो किस टीम ने जीता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो सीधा बताना यार, आरसीबी आपका ऑप्शन ए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसने पता है दिल्ली कैपिटल को हराया था 8 विकेट से। कितने? 8 विकेट से दिल्ली को हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चल रहे हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल इन दोनों से क्वेश्चन को देख लेना दोस्त। मैं आपको बता दूं, एक ही क्वेश्चन हो सकता है कि एक आईपीएल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और यहाँ पे देखो दिया है मलखम्ब किस राज्य से संबंधित है। जो मलखम्ब खेल है ये किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो ये याद रखना, ये जो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। और इसे पता है, इसे राजकीय खेल भी वहाँ का घोषित किया गया है। तो ये पता है आपको कब किया गया था? तो याद रखना, ये देखो लिख लो, जब आ गया है 10 अप्रैल 2013 में। हाँ ठीक है, मेरा जवाब 2013 में। और देखो उत्तर प्रदेश से आप याद रखना, आपका जो वो क्या कहते हैं, एक तो आपकी रासलीला आ जाएगी और दूसरा आपकी नौटंकी आ जाएगी। नौटंकी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और बिहार से विदेशिया नृत्य, याद रखना विदेशिया पूछा जाता है, जो कि बिहार से संबंधित है। तो ये आपको याद रहेंगे ना दोस्त। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया गया है राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। भाई राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ आपको लग रहा होगा कि इनमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि इस कप को जब मैंने पहली बार देखा मुझे भी नहीं समझ आया, फिर देखा कि पोलो से ये संबंधित है। अब आपको याद रहेगा ना। और यहाँ पे देखो क्रिकेट से याद रखना, क्रिकेट से आपकी एक तो होती है वो क्या है, दिलीप ट्रॉफ़ी, और दूसरा आपका रणजी ट्रॉफ़ी होती है। और रणजी ट्रॉफ़ी के बाद एक आपकी शायद ईरानी कप होता है ना। तो ये आपके क्रिकेट से। और देखो हॉकी से बताओ, हॉकी से आपको याद हो तो देखो एक सुल्तान अजलान शाह कप होता है ना, सुल्तान अजलान शाह कप। और वो एक वो कौन थे, मेजर ध्यानचंद, तो उनके नाम पे ध्यानचंद ट्रॉफ़ी है, उनके नाम पर जो ध्यानचंद ट्रॉफ़ी है वो भी याद रखना। और हॉकी का जादूगर किसे बोलते थे? मेजर ध्यानचंद जी को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली। और ये देखो कहाँ, हमारे भारत में है। ये तो हम सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य पूछ दिया है। अब यहाँ पे अगर राज्य पता होगा तो हम बता देंगे, और नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी असम आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है। देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। आप बताओ कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो याद रखना खान मंत्रालय, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और देखो आज की क्लास में आज क्या मैं आपको रोज़ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ तैयारी भाई, मुझे भी करने हैं। और देखो मैं बता दूँ, आज से एसएससी जीडी कि अगर कोई तैयारी करे तो एसएससी जीडी का जीके जीएस का जो बैच है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। आज से मैं चालू कर रहा हूँ उसे भी। आपको रोज़ 30 क्वेश्चन कराऊंगा, बस 30, क्योंकि देखो पेपर मैं आपको बता दूँ, आपका जो फॉर्म है ना वो नवंबर तक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी करोगे ना 7-8 महीने खूब मिल जाएंगे, बढ़िया से तैयारी हो जाएगी हम लोगों की। और देखो यहाँ दिया है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो ये हुई थी 28 अप्रैल था 1916। हाँ सही है, 28 अप्रैल 1916 यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये पता है इनसे संबंधित रखना एनी बेसेंट जी, ठीक है। एनी बेसेंट जी ने मतलब कब हुई, तो 1916 में किसने की? एनी बेसेंट। याद रहेगा ना आपको, भूल मत जाना दोस्त। अब देखो यहाँ पे 1906 दे रखा है, 1906 में किसकी स्थापना हुई थी। तो याद रहेगा आप सभी को कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में।
इसका जो वो था वो कौन था, आगा खां और वो एक सलीमुल्लाह, है ना। तो ये भी आप याद रखना। और देखो एक यहाँ पे जो 1875 दे रखा है, इससे भी आप ध्यान में रखेंगे 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। शिशिर घोष जी थे, उन्होंने की थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे दिया है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था। मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि जो रेड क्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और जो मैकमोहन है ये भारत और उसके चीन के बीच में है, और आपकी डूरंड जो है ये भारत और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है ना। अब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण पूछा है कि किसने किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे और कब किया था ये भी बताओ। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे अब रेड क्लिफ देख के ना आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे सर सिरिल आपका रेड क्लिफ ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखो ध्यान में रखना। हो सकता है ऑप्शन में रेड क्लिफ ही दे दे आपको 3 या 4 जगह, तो यहाँ पे याद रखना कि सर सिरिल रेड क्लिफ कब किया था, तो वो भी याद रखना। ये 17 क्या था, 17 अगस्त था, हाँ 15 अगस्त नहीं, मतलब 17 अगस्त 1947, ध्यान रहेगा ना, 1947। यहाँ पे मैं गलत लिख रहा था, 1947 में किया था। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 वेदों को संबोधित करते हैं। जो ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र हैं वो किन 2 वेदों को संबोधित करते हैं। यहाँ पे वेदों नहीं देवो है, ठीक है, ये देवो लिखा है, मैं गलत थोड़ा पढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे बाहर बैकग्राउंड में ना बहुत शोर शराबा हो रहा है, मेरा ध्यान उधर बार बार जा रहा है कि मैं इन लोगों को बोल दूँ या ना बोलूँ, या फिर मैं अपना काम करता रहूँ। लेकिन मैं इनसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं अपने काम पे ध्यान दूँगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इंद्र और अग्नि मतलब ऑप्शन सी जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें पता है सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए थे। इंद्र के लिए कितने सूक्त थे, 255 सूक्त, मतलब अकेले इंद्र के लिए थे। तो याद रखना इंद्र के लिए जो सूक्त हैं वो कितने समर्पित हैं, 255 समर्पित हैं। तो ये याद रखना। और इसमें पता है इंद्र को वो और बोला गया है पुरंदर की जो उपाधि है, पुरंदर के रूप में किसे जाना जाता है, इंद्र को जाना जाता था। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, इनमें से प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना जो पेरू की जलधारा, तो पेरू की जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे देखो मोजाम्बिक और ये अगुलहास, ये दोनों पता है ये इसी का नाम है, इसको ये भी बोलते हैं अगुलहास भी, और वैसे मोजाम्बिक धारा और अगुलहास भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना दोनों। और ये पता है ये क्या है, ये कौन से उसकी हैं, तो याद रखना हिंद महासागर की जो क्या बोलें गर्म जो जलधारा है, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और पीरू जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो हो सकता है यार कहीं जलधाराओं से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से पर्वतों का प्रकार है, भाई ये सभी हो जाएंगे, ब्लाक, वलित और संचित, ठीक है, ये मतलब सभी हो जाएंगे। इसमें अपशिष्ट जो पर्वत है वो तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है, तो अपशिष्ट भी याद रखना है, अपशिष्ट, ब्लाक, वलित और संचित। तो ये सब पर्वतों के प्रकार हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कितने हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना टोटल 8, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पे 8 जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो भैया अगर देखो ये मैं आपको बता दूं सिलेक्टेड क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए। तो इनमें पहले तो ये बताओ कि किस राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भाई उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अब देखो किससे किससे गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, और राजस्थान से भी गुजरती है, और एक वो राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से घेर रखा है, मतलब कि त्रिपुरा, है ना। अब उसके बाद आप मिजोरम को भी याद रखेंगे, है ना, मिजोरम हो गया। उसके बाद आपका झारखंड याद रहेगा ना, झारखंड। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़,
जो कि 26वां राज्य बना था, याद हो तुम्हें, 1 नवंबर 2002 को बना था या 2000 को बना था, बताओ। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाता है एमपी, जिसे बोलते हो मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। और बाद बाकी आप देखो ध्यान में रखना दोस्त, गलती नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर। देखो यहाँ दिया है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो लियोन में है। कहाँ पर, लियोन, ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये लियोन है ना, ये पता कहाँ पड़ता है, ये पेरिस में पड़ता है। क्योंकि देखो पेरिस से क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्योंकि अभी ओलंपिक हुआ, तो याद रखना पेरिस में। और इसमें जो इंटरपोल है ना, इसमें कितने देश सदस्य हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना 196 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं, याद रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे स्थापना भी पूछी जा सकती है कि इंटरपोल की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो याद रखना ये हुई थी 1923 में। कब हुई थी दोस्त, 1923 में हुई थी, तो यह भूलना नहीं है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है हिमालय पर्वतमाला पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में किस नदी तक विस्तृत है। जो हिमालय पर्वतमाला है वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेके पूर्व में किस नदी तक विस्तृत है। अब आपने सोचा है क्या कि कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल भैया पूछा जा सकता है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो लंबाई है नदी की ब्रह्मपुत्र की, वो याद रखना कितनी है, 2900 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भूटान की सीमा पर अवस्थित राज्य नहीं है, भूटान की सीमा पर अवस्थित राज्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भूटान सीमा पर स्थित नहीं है। तो भैया देखो मैं आपको बताऊं, इनमें से मुझे एक नागालैंड ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि म्यांमार की सीमा से लगता है। तो ये म्यांमार की सीमा से नागालैंड लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो तो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, ये तो 3 हो ही गए, सीधे सीधे आपको मिल गया जवाब, है ना। अब इसके बाद एक और बचता है जिसे बोलते हो पश्चिम बंगाल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भूटान की सीमा से लगता है। भूटान एक ऐसा देश है जिसने पूर्ण रूप से तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, देखो पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन कौन सी बहती हैं और पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन कौन सी बहती हैं। अब यहाँ पे कुछ समझ आया, तो याद आया होगा भैया ताप्ती है जो कि अलग हो जाएगी इनमें से। कोसी, सोन और रामगंगा, रामगंगा के किनारे बरेली स्थित है ना, मैंने उस दिन आपको बताया था कि बरेली स्थित है रामगंगा के किनारे, याद रखना दोस्त, ठीक है। और बाद बाकी आपकी कोसी, सोन, रामगंगा, गड़क, गोमती और यमुना जो हैं ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये करंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो ये देखो आपका याद रखना 17वां, ये जरूर याद रखना है, नहीं तो देखो गड़बड़ हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन भी है, 17वां देखो यहाँ पे पूछ लिया है, तो याद रखना रायपुर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे कितना अच्छा लिखा है, सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। और ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है। और मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि दोस्त कभी हार नहीं मानना है, कि मंजिल पर फोकस रखिए, रास्ते में अगर 1-2 लड़ाई हारनी भी पड़ गई तो क्या है यार, और सपना नहीं जिद है, सपना नहीं जिद है मेरे दोस्त, एक दिन कामयाब तो होके रहेंगे ही रहेंगे। तो ये आपको देखो ध्यान में रखना है दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 18 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। जो लोनार झील है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, महाराष्ट्र हो जाएगा। और देखो ये झीलें याद रखना, मणिपुर में लोकटक झील पूछी जाती है, जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना। तमिलनाडु में बताओ अगर आपको याद आ रहा हो, तमिलनाडु में तो वहाँ की एक पुलिकट झील पूछी जाती है। पुलिकट झील याद है ना कि पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तो भैया तमिलनाडु में स्थित है। और अगर मैं आपसे चिल्का पूछूं तो आप क्या बताओगे, बताओ।
अगर मैं आपसे खारे पानी की झील चिल्का पूछूं तो याद रखना वो उड़ीसा में है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे हमारा अगला इतना सा अपने भाई के लिए भी यार थोड़ा सा सपोर्ट कर देना कि जो मेरे नए दोस्त हैं ना वो मुझे ज़रूर लाइक कर देना यार, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे साथ में और नए दोस्त कितने जुड़ रहे हैं। और देखो पुराने दोस्त तो जितने भी हैं सब मुझे प्रॉपर लाइक वाला बटन दबाते हैं और उन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन भी दबा रखा होगा ताकि हर क्लास उन्हें तुरंत मिलती है। इस चीज़ को तो मैं पता मुझे चल जाता है कि किसने किसने कर रखा है सब्सक्राइब। और देखो शेयर कर देना यार, शेयर कर देना यार, तो हो सकता है कि यार लाइव क्लास जल्दी से आ जाए, क्योंकि पता है आपको लाइव क्लास आने के लिए वाईफाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेरे पास यहाँ पे गांव में सुविधा नहीं है यार। तो उसके लिए थोड़ा सा यार मुझे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है, किस देश की सहयोग से, या फिर वो कुछ नहीं पूछा गया, यहाँ पे पठार पूछ दिया है। तो अब आप बताओ, तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो याद रखना छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं? अभी यहाँ पे वर्तमान में बताना है कि भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना वो आपका हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। जैसे कि आपका वो है नीलगिरी है, वो भी आपको देखो ध्यान रखना है। एक आपकी नंदा देवी है, ये भी आप ध्यान में रखना है। और आपका देखो कंचनजंगा है और पंचमढ़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है? कौन से आर्टिकल में आता है भैया? 368 में आता है ना, 368 में आता है ये आपका संविधान संशोधन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। तो ये भैया याद रखना कि वो है दक्षिण अफ्रीका, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो समानता का अधिकार पूछेगा तो याद रखना अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ये याद रहेगा ना आपको। अगर आपसे स्वतंत्रता का अधिकार पूछे, तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना देखो बोलने की स्वतंत्रता जो है 19 में है ना, तो इधर आपका 19 से जो 22 तक, देखो 21-22 में आपकी पर्सनल स्वतंत्रताएं आ जाती हैं, तो 21 से जो 22 तक है ये किसका है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और देखो यहाँ पे आपका जो अनुच्छेद 23 दे रखा है, क्यों 22 तक तो ये हो गया, तो 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आपको पता होगा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए अनुच्छेद 24 आपका 23-24 आपको ध्यान में रखना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और उसके बाद 25 से 28 तक आपका धर्म आ जाता है, ये तो आपको सभी को पता ही है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या बताओगे? तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 39वीं, जो कि 39, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यहाँ पे पहले तो मैं बता दूं कि उनके लिए 63 से 70 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं में से किसी में दिया गया होगा। तो प्रावधान पूछेगा तो अनुच्छेद 63 बताना है। अगर प्रावधान पूछेगा तो अनुच्छेद 63 बताना है। अगर आपसे निर्वाचन पूछेगा तो आपको 66 बताना है। निर्वाचन जो है वो 66 में आ जाता है। और राज्यसभा का जो सभापति होगा वो अनुच्छेद 64 में आता है। और अनुच्छेद 65 में क्या आता है? तो 65 में आपको ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति जी नहीं है ना, तो उनका जो चार्ज है, मतलब कि ये उपराष्ट्रपति जी जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल लेते हैं। तो ये आपको देखो यहाँ पे मैंने 5 आपको बता दिए, 5 अपने याद रखने हैं दोस्त। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो हैं वो किसके शिष्य थे? तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। अगर नहीं पता है तो आप आज से नहीं भूलेंगे, स्वामी रामानंद जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन
ए में दिए गए हैं और ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर दिया गया है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो कब की गई थी, किसने की थी, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आप याद रखना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। कब? 15 जुलाई 1913 को हुई थी। और ये पता है किसने? लाला हरदयाल और कांशीराम जी ने की थी। लाला हरदयाल और काशीराम जी ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो जो हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा, वो उसका जो स्थापना है वो 1915 में हुआ था, हिंदू महासभा का, जो कि मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखना है, हिंदू महासभा का। और देखो 1919 में आपकी जो वो हंटर समिति, तहकीकात समिति, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, तो उसके लिए समितियां जो बनी थी वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के जो अंतर्गत है वो किन संस्कृतियों को रखा जाता है, तो कांस्य युग, पाषाण युग और लौह युग। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था। महरौली में स्थित लौह स्तंभ जो है वो किसने बनवाया था। ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखना वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। विश्व संस्कृति दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है। विश्व संस्कृति दिवस, देखो यहाँ पे आज तारीख और साल कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी में लिखा है, हिंदी महीनों का नाम लिखा है। अब यहाँ पे आप बताइएगा, और ये आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि मैं आपको बताऊं ये इस वर्ष नहीं, ज़्यादातर 19 अगस्त को ही होता है। 19 अगस्त को ही होता है। इस वर्ष तो हुआ ही है, लेकिन ज़्यादातर 19 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि ये पूर्णिमा के हिसाब से होता है, ठीक है ना। और हिंदी महीनों में दिन घटते बढ़ते रहते हैं। देखो यहाँ पे दिया है किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भैया एसआई वालों, उत्तर प्रदेश पुलिस वालों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 1909 भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसे नोट कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। सैटेनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक कौन है। तो सैटेनिक वर्सेज पुस्तक का लेखक कौन है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये हैं सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी। देखो ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी के हिंद स्वराज्य और मेरे सपनों का भारत और माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये पुस्तकें जो हैं महात्मा गांधी से संबंधित हैं। और इनका ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये आपको इनसे संबंधित याद रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। आपके साथ आपके लिए हमेशा किस राज्य पुलिस का नारा है। आपके साथ आपके लिए हमेशा किस राज्य पुलिस का नारा है, तो आप बताइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना दिल्ली पुलिस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो नारा है वो क्या है, तो वो याद रखना सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। तो देखो ये हो सकता है कि ये चीज़ें जो हैं ये आपसे पेपर के अंदर, देखो दिल्ली पुलिस वाला पेपर होने वाला है, वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो भी आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है यार, क्योंकि जीके जीएस कहीं और से नहीं आता, यही सब होता है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है। सितार एवं तबला का जो आविष्कारक है वो किसे माना जाता है, तो वो आमिर खुसरो को माना जाता है। किसे? आमिर खुसरो को। और इसे क्या और क्या बोलते हैं, तूतीए हिंद बोलते हैं ना। और ये देखो खड़ी भाषा का जनक, और तो ये भी सब आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे दिया गया है ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है। यहाँ पे पूछा जा रहा है ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित सूक्तों का संग्रह है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ना दोस्त, वो याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा
सोम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट जवाब हो जाएगा। कि हाल ही में मैनैले को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एक तो नाम ऐसे हैं खतरनाक जो पढ़ने में भी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे याद रखना सोलोमन द्वीप, क्या ऑप्शन बी। और ये देखो करंट का क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि जो हाल ही में निधन होते हैं और नियुक्तियाँ होती हैं वो जरूरी है पता होना। देखो यहाँ दिया है किसके शासनकाल में हूडों का आक्रमण हुआ था। किसके शासनकाल में हूडों का आक्रमण हुआ था, ये देखो पता होना जरूरी है यार, क्योंकि अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पे स्कंदगुप्त ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये धनानंद नंदवंश का था, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की थी, जैसे क्षत्रिय अंतरिक भी बोला जाता है, क्षत्रियों का नाश करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ये जो था इसने नंदवंश का सफाया करा था, है ना, मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये सब मैं आपको पहले कई बार बताया। चाणक्य जी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानाचार्य भी थे, वो सॉरी टीचर क्या अध्यापक थे और प्रधानमंत्री थे, प्रधानाचार्य नहीं प्रधानमंत्री रहे थे। और यहाँ पे देखो दिया है सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना कब की थी। ये तो कई बार बताया कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी, तो आप क्या बताओगे। तो यहाँ पे याद रखना यार 1504 ईस्वी में की थी। यहाँ पे 1504 ईस्वी आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे बताऊँ, इन्होंने एक भूमि की माप के लिए एक वो फर्मा जारी किया था, है ना, नपना, उसे क्या बोलते थे, उस नपने को बोलते थे गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। तो ये भी आपको सिकंदरी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था। मयूर सिंहासन, तो मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, ये तो उसने खुर्रम ने कराया था। खुर्रम कौन था पता है, खुर्रम नाम था भैया शाहजहाँ का, जो कि आप पे ऑप्शन बी में दिया गया है। किसने, खुर्रम ने। और इसने लाल किला और वो दिल्ली की मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद देखो है ना, मैं मस्जिद याद आ रहा था, जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और आगरा की वो मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। याद रखना मोती मस्जिद पूछ लिया जाता है कहाँ है, तो याद रखना आगरे में है। आगरे का ताजमहल भी इसने बनवाया था। और आगरे का जो लाल किला है ना वो अकबर ने बनवाया था, इसको भी ध्यान में रखना है। आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था, है ना। तो चलते हैं फिर। और इसे पता है शाहजहाँ को ऐसे याद रखना कि शाहजहाँ की काल को स्थापत्य कला का स्वर्ग काल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रहेगा ना। फिर चलते हैं अपने, क्योंकि ये इसने चीज़ें बहुत बनवाई। तो यहाँ दिया है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो अब वो अनुसूची यहाँ पे पूछ ली है, तो पता होगा, बताओगे कि भैया वो 8वीं अनुसूची है ना। तो यहाँ पे याद रखना वो 8वीं अनुसूची है। और वो आर्टिकल कौन सा है, 343 है ना, जिसमें राजकीय भाषा और वो सब दिया गया है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि संगीत की प्राचीनतम पुस्तक किसे माना जाता है। संगीत की, तो सबसे पुराना वेद तो आपका ऋग्वेद है, जो कि भैया सबसे पुराना है ना। अब ये संगीत तो सामवेद से लिया गया है। और जादू टोना और प्रेम विवाह वशीकरण, इससे संबंधित कौन सा वेद है, ये सब चीज़ें कौन से वेद में है, ये आज आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में टेबल टेनिस कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। तो भैया यहाँ पे पहले भारतीय पूछे हैं जो विश्व टेबल टेनिस कंडक्टर एकल खिताब जीतने वाले, क्योंकि पहले टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं, तो वो कौन बने हैं यहाँ पे ये बताना है। जैसे बोलते हो आप WTT है ना, ये कंडक्टर बेस्ट टेबल टेनिस कंडक्टर एकल खिताब, जिसे शॉर्टकट में WTT भी बोलते हो। तो यहाँ पे अब बताना है कि वो जीतने वाले कौन बने। वो बने हैं श्रीजा अकुला। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है थीन बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। थीन बांध, तो अगर पता होगा तुरंत बताओगे तुरंत कि भैया वैसे तो जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पंजाब है, तो यहाँ पे सही जवाब पंजाब भी हो जाएगा, है ना, पंजाब भी हो जाएगा भैया। और साथ में अगर भैया कुछ और पूछे होंगे उससे पहले बता दोगे कि भैया आप मत पूछो, मैं बता रहा हूँ कि ये रावी नदी पर है ना, मत पूछो, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि रावी नदी पर है। तो ये रावी नदी भी यहाँ से क्या हो जाएगा आपको ध्यान रखना है कि रावी नदी पंजाब में है, ठीक है, ये जो आपका थीन बांध है। और वो जो नर्मदा सागर परियोजना,
वो कौन से राज्य में है? तो वो याद रखना, वो मध्य प्रदेश में है, नर्मदा सागर परियोजना। और ये पता है ये नदी तो नर्मदा है ही, जब नर्मदा का नाम ही आ गया है ना। और इडुक्की परियोजना, इडुक्की, तो इडुक्की जो जगह है वो तो कहाँ है? केरल में है, तो परियोजना भी केरल में ही होगी, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देखो मुख्यालय से आएगा क्वेश्चन, और इसीलिए मैं रोज एक आपको करा रहा हूँ। याद रखना, बिलासपुर। कहाँ? बिलासपुर। इलाहाबाद मैंने किसका बताया था? बताओ, रोज बताता हूँ आपको। याद रखना, उत्तर मध्य रेलवे। जब उत्तर की बात आए तो याद रखना है कि मध्य रेलवे इलाहाबाद, है ना, ऐसे ध्यान में रखना। और उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे तो बता दे, उत्तर पश्चिम रेलवे, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जो है वो हो जाएगा जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे, देखो मैं यहाँ पे मध्य लिख रहा हूँ, याद रखना पश्चिम रेलवे जो है ये हो जाएगा आपका जयपुर। ये मुख्यालय आपको ध्यान में रखने हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो 34 पे रुकते हैं, आज 44 पे रुक रहे हैं 1 मिनट के लिए। और यही कहेंगे कि यार अगर प्लीज़ यार देखो, आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे तो मोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल सत्य है। हालांकि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो मुझे लगता है कि एसएससी जीडी की भी क्लास आपको देनी चाहिए। तो आ जाओ, एसएससी जीडी अगर निकालना है इस बार तो जीके जीएस की समस्या छोड़ देना मेरे भरोसे, बाद बाकी आप अपना देख लेना, ठीक है। और आप बस एक बार लाइक वाला बटन दबा दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर देना। और दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो याद रखना, देखो यहाँ पे आपका जवाब मुंबई हो जाएगा, दिल्ली में आपका आईजी है इंदिरा गांधी, और कोलकाता में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको सभी हवाई अड्डे अपने याद रखने हैं दोस्त, पूछे जा सकते हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना वो है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और राजस्थान में आपका देखो, एक तो वो रणथंभौर हो जाएगा, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपका कहाँ? भरतपुर में है ना, भरतपुर में है। भरतपुर अभी मैं जा चुका हूँ, मथुरा गया था, राधे राधे, वो वहाँ पे वृंदावन घूमने, तो मैं भरतपुर का मेरा दोस्त था तो मैं गया था भरतपुर अभी 5-6 दिन जब क्लास बंद रही थी। और देखो यहाँ पे असम में, बताओ असम में अगर आपको पता हो तो बताओ। तो असम में याद रखना आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है ना। और बाद बाकी गिर जो आपका गुजरात हो जाएगा, दुधवा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? ये देखो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये करंट का भी है। देश बताओ अगर पता है आपको, नहीं तो पहले तो देखो 6 देश शामिल हैं यहाँ पे। जो ऑप्शन आपका सी दिया है 6, ये सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके देश हैं भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आपको याद रहेगा। पहले तो यहाँ पे 6 लगा देते हैं। देखो एक तो आपका भारत हो जाएगा, है ना, लिखते जाओ, भारत, कंबोडिया, कंबोडिया के बाद आपका कौन सा आएगा? कंबोडिया, म्यांमार, देखो ट्रिक से लिख लो, म्यांमार, थाईलैंड, मतलब कि टी बना देता हूँ, थाईलैंड, ठीक है, लाओसो और वियतनाम, लाओसो और वियतनाम। तो ये देखो आप सब लिख लो। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, स्वेज नहर। देखो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, हो सकता है पूछ लिया जाएगा तो आपको लगेगा कि यार भैया ने कहा था। और देखो यहाँ पे दिया है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? और यहाँ पे देखो सही जवाब जो है वो हो जाएगा दामोदर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 49वां है। बहुत से लोग तो क्लास छोड़ चुके होंगे। यहाँ पे याद रखना आपका सही जवाब जो है राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ देखते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो भैया याद रखना, मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इसका सही जवाब आपका स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको याद रखना है। और देखो दोस्त, अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो उसके लिए यार सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे।
और देखो आप लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, अगर चाहते हो कि लाइव क्लास हो, अगर आप चाहते हो लाइव क्लास हो तो यार क्लास को शेयर कर दो, तो यार थोड़ी सी हेल्प कर दो यार मेरी, थोड़ा सा यार शेयर कर दो, है ना। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए मेरे जिगर के छल्लों को जय हिंद।